हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको एनसीईआरटी में माइक्रो टीचिंग की कुछ कोर स्किल्स हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। एनसीईआरटी में जो मेनली कोर स्किल्स जिन्हें कहा जाता है वो 7 है। हिंदी में कहे तो हमारे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। उसके आधारभूत कौशल कुछ कोर स्किल्स हैं एनसीईआरटी में, वो है 7 स्किल्स। एनसीईआरटी में जितनी भी टोटल स्किल्स हैं उसमें से कोर स्किल्स हमारी 7 हैं। उसका नेम है इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट और ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। देखिए स्किल्स क्या होती हैं। जब माइक्रो टीचिंग एक छोटा पार्ट होता है जिसमें हम बच्चे को एक तरीके से जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग मिनिमम 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स की होती है। और इसमें हम उन्हें एक तरीके से क्लास में जैसे बच्चे कहीं पे भी बच्चे अलर्ट हो जाएं एकदम से और एक्टिव हो जाएं अपने टॉपिक के लिए, तो उसके लिए हम माइक्रो टीचिंग का यूज़ करते हैं। माइक्रो टीचिंग में एनसीईआरटी की 7 स्किल्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ इनके बारे में, और क्या है, कैसे यूज़ होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स। जैसे नाम से ही पता चलता है इंट्रोडक्शन स्किल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना एक तरीके से उनको इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो भी उनका पूर्व ज्ञान था। देखो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन स्किल की जगह एक और वर्ड यूज़ करा है, पीके टेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें हम बच्चे को टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस नॉलेज को जांचते हैं, टेस्ट करते हैं और उस नॉलेज को नए टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्किल बेसिकली वही स्किल है जिससे हम उसके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। वो क्वेश्चनिंग मेथड्स के थ्रू भी हो सकता है। हम उसे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कनेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे हम उसे अपने टॉपिक पे लेके आएँ, या फिर उसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जिसमें हम उसे एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ दिखाकर उससे रिलेटेड कनेक्ट कर सकते हैं, उसे पूर्व नॉलेज से नए नॉलेज पे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और इसका जो मेथड है वो है स्टोरी मेथड। स्टोरी के थ्रू भी हम उसे अपने न्यू नॉलेज या न्यू टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन स्किल वो स्किल है जो हमारे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ती है या प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करती है। इंट्रोडक्शन स्किल ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या होती है? क्वेश्चनिंग स्किल्स नाम से पता चला प्रश्नोत्तर कौशल। मतलब आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे ऐसे नहीं होने चाहिए वो क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भी हम क्वेश्चनिंग स्किल में उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे हमें पता चले जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें कितनी प्रीवियस नॉलेज है, और उस प्रीवियस नॉलेज को वो नए टॉपिक पर उस प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। मतलब हमें प्रश्न बनाते समय जो भी प्रश्न हम इंट्रोडक्शन स्किल में यूज़ कर रहे हैं उनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो बच्चों को एकदम से जहाँ भी उनका दिमाग अभी चल रहा है वो एकदम से एक्टिव हो जाएं और जहाँ आप जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उस पर एकदम फोकस हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए जो प्रीवियस नॉलेज से जुड़े हो और उनमें एक तरीके से टू डेवलप क्यूरियोसिटी, मतलब वहाँ पर उनको एक वो जानने की कोशिश करें, हाँ अब मैम क्या क्वेश्चन पूछेंगी, अब मैं क्या आंसर दूंगा। ये जो होता है ये होता है हमारा क्वेश्चनिंग स्किल्स। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको लगे कि बच्चा ये आंसर कैच कर सकता है। और एक और बात है, जब बच्चे आपस में आंसर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं आंसर देते हुए, तो इससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी डेवलप होती है। बच्चा कॉपी नहीं करता। क्वेश्चनिंग स्किल में आप उनसे एकदम से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो ये नहीं होता कि वो किसी बच्चे की कॉपी करके आपको आंसर देगा।
तो ये हमारी होती है क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स बेसिकली यही होता है कि हम क्वेश्चन इस तरीके के पूछें कि वो एक तो बच्चों में अटेंशन क्रिएट करे और उनकी जो नॉलेज है उनको कनेक्ट करे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चनिंग स्किल। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या होती है? देखिए स्टिमुलस आप सब जानते हैं, स्टिमुलस वो होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्टिमुलस होता है जिसकी हमें एक तरीके से नीड होती है। जैसे बिल्ली के आगे वो मछली का टुकड़ा रख दिया गया था, तो वो जो मछली का टुकड़ा था ना वो स्टिमुलस था बिल्ली के लिए। क्यों? क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसे उस चीज़ की नीड थी, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस बेसिकली इसे ही कहा जाता है। तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, आप जो भी चीज़ यूज़ करती हैं, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं पढ़ाते वक्त, वो सारे बच्चे के लिए स्टिमुलस होते हैं। बच्चे आपके लिए स्टिमुलस हैं, आप बच्चों के लिए स्टिमुलस हो। तो स्टिमुलस स्किल ये होती है। और स्टिमुलस स्किल में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? स्टिमुलस स्किल में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्दीपक परिवर्तन कौशल। इसमें क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोर हो रहे हैं, आपने उन्हें एक जोक सुना दिया या एक चुटकुला सुना दिया, तो उनका जो अटेंशन था ना वो क्रिएट हो गया, फिर दोबारा से वहीं आ जाएंगे वो उसी टॉपिक पे। तो मतलब बोर नहीं हो रहे, या उन्हें पढ़ाते पढ़ाते एक तरीके से कनेक्ट कर देना और फिर दोबारा उन्हें उसी टॉपिक पे ले आना। तो इसमें स्टिमुलस वेरिएशन में हमारे गेस्चर्स भी आते हैं, जैसे क्या हाव भाव दे रहे हैं आप, उसमें हम बॉडी मूवमेंट हो गए, बॉडी मूवमेंट में आप किस तरीके से बोलते समय क्या रिएक्शन आपके हाथों का है, चेहरे का है, ये सारे आपके, आप कब बोलते वक्त पॉज कर रहे हैं, कब ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, कब नीचे, मतलब हाव भाव और ये जो आपका बोलना रुकना, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स में आती हैं। और इसमें हम जो भी मतलब इससे बच्चों का जो फोकस होता है ना वो बढ़ता है। फोकसिंग जो होती है बच्चों की वो डेवलप होती है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स में, ठीक है। और स्टिमुलस वेरिएशन में स्किल्स में हम आईसीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। इसमें आपको पता है जैसे कार्टून से एक मूवी क्रिएट कर दी, ठीक है, तो उससे बच्चे उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या उससे जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स में आती हैं, जिसकी बच्चों को बेसिकली नीड होती है। और वो चीज़ें से उनमें मतलब ये ऐसे स्टिमुलस हैं जो उनके सीखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उन्हें जोड़े रखते हैं, उस टॉपिक से जोड़े रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। हिंदी में कहें तो उद्दीपक परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट स्किल हमारी है रीइंफोर्समेंट स्किल। देखिए रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है? रीइंफोर्समेंट को इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन स्किल। ये कैसा होता है? अब कुछ बच्चे कहते हैं जो रीइंफोर्समेंट होता है ना, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यस, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन रीइंफोर्समेंट जो हमारा होता है, ये जो बेसिकली क्या करता है, ये जो लर्निंग होती है बच्चे की लर्निंग, उसे इंक्रीज करता है, ठीक है, उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का हमारा रीइंफोर्समेंट होता है। अगर हम किसी बच्चे में कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी उसकी मतलब व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, उसको हम बढ़ावा देते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट मैंने आपको एक बताया पॉजिटिव, एक बताया नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वही होता है जिसमें हम बच्चे की अच्छी चीज़ों को, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्स। और नेगेटिव रीइंफोर्स का मतलब ये नहीं होता हम उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, वो गलत काम कर रहा है, हम उसे डांट रहे हैं, नहीं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है हम उसके बुरे चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पर्पस होता है लर्निंग को इम्प्रूव करना, और वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है कि हम उसकी बुरी आदतों को कम करें। ये नहीं कि उसे डांट दे, एक बार उसे मार पीट दे, नो, दिस इज़ नॉट कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी वो रीइंफोर्समेंट होता है जिसे पॉजिटिव वे में दिया जाता है, यानी कि उसको इस तरीके से रीइंफोर्स करना कि उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव वे में ले और वो उसमें भी लर्निंग इंक्रीज हो उसकी, ठीक है।
तो ये हमारा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और ये जो रीइंफोर्समेंट स्किल है वो 1943 में स्कीनर ने सबसे पहले, जो स्कीनर है उसने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया था रीइंफोर्समेंट स्किल को। ठीक है, चाहे, और अब आपको मैंने बता ही दिया कि रीइंफोर्समेंट कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये हमारा होता है रीइंफोर्समेंट। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि पनिशमेंट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर हम किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, उसके बुरे काम पे उसे पनिश करते हैं, तो ये किसी भी तरीके का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। ये आप उसे एक तरीके से उसके साथ, मतलब ये ना नेगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, ये रीइंफोर्समेंट है ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी इस तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है जो पॉजिटिव वे में दिया जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अगर मैं अब बात करूँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है दो तरीके के। अगर पॉजिटिव की भी बात करें, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल। देखो, वर्बल होता है जो एक तरीके से हम उसे इस तरीके से देते हैं, जैसे मैंने बोला गुड, वेरी गुड। ज़रूरी नहीं है ये बोल कर ही दिया जाए, ये लिख के भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने उसे गुड दे दिया, वेरी गुड दे दिया, या मैंने उसे क्लास में क्वेश्चन पुटअप किया और उसने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया, मैंने उसे बोला वेरी गुड। तो ये सारे रीइंफोर्समेंट हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं। ये बोलकर या लिखकर कैसे भी दिए जा सकते हैं। हम कॉपी में उसे गुड दे रहे हैं, कॉपी में एक्सीलेंट दे रहे हैं, तो ये सारे रीइंफोर्समेंट ये वर्बल होते हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल वो रीइंफोर्समेंट होते हैं जो एक तरीके से जिसमें गेस्चर का यूज़ होता है। जैसे हम उसने क्लास में अच्छा आंसर दिया, हमने सारे बच्चों से उसके लिए क्लैपिंग करा दी, तो ये होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट वही होता है जिसमें हम उसको गेस्चर के थ्रू या फिर उसकी क्लास में उसको एक तरीके से क्लास में बच्चों के साथ उसको कनेक्ट करके उसकी क्लैपिंग करा के उसको इस तरीके से रीइंफोर्समेंट देना हमारा होता है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव भी वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हमारा क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हमारा वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। अब नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है इसमें, देखिए, वर्बल जो रीइंफोर्समेंट है, वर्बल रीइंफोर्समेंट में हम ये नहीं देंगे उसे पुअर, वेरी पुअर। ये हमारे जो एक तरीके से जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें ये वर्ड हटा दिए गए हैं अब इसमें। अब हम उसे इस तरीके से रीइंफोर्स कर सकते हैं नेगेटिव कि नीड टू इम्प्रूवमेंट, मतलब तुम्हें एक तरीके से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या राइटिंग को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। ये नहीं कह सकते राइटिंग बहुत गंदी है, नो, ये करेक्ट वे नहीं होगा। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि राइटिंग को सुधारने की ज़रूरत है या आपको मैथ्स में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके का रीइंफोर्समेंट है कि उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हमने पॉजिटिव वे में दिया है। तो ये होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्बल तरीके से। ये बोलकर या लिखकर कैसे भी दिया जा सकता है। आपने देखा होगा जो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं बच्चों के, उसमें पीछे कॉलम होते हैं और उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो उसमें इसी तरीके के वो दिए होते हैं, एक तरीके से स्टेटमेंट जिसमें बोला जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मतलब बच्चों के साथ कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है। ये सारे हमारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल में वही आता है जिसे हम गेस्चर के थ्रू देते हैं, जिस तरीके से बच्चों को आँख से इशारा करके और उसे थोड़ा सा, मतलब गेस्चर के थ्रू जो भी हम रीइंफोर्समेंट देते हैं वो हमारा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है। तो ये बात हो गई हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रीइंफोर्समेंट स्किल पनिशमेंट इज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नो, तो आप इसका आंसर देंगे नो। पनिशमेंट किसी भी तरीके का कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 5th, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल जो ये है स्किल, ये क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल्स जो हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्क्रीट, जिसे हम हिंदी में मूर्त भी कहते हैं, और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम अमूर्त भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्पल हम रियल मटेरियल के थ्रू देते हैं,
वो होता है हमारा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। नाम से ही पता चल रहा है मूर्त, मतलब जिसे देखा छुआ जा सकता है। तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल होते हैं जो रियल मटेरियल बेस्ड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल वो होते हैं जो रियल मटेरियल बेस्ड नहीं होते, और हम एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको बताते हैं, पर वो रियल लाइफ बेस्ड होती है। बस ये ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ये नहीं होते हम एक परियों की कहानी उन्हें सुना रहे हैं, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल वो होते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड होते हैं। रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल को हम एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल कहेंगे। तो मैंने आपको बताया इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल में हम एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, और ये दो तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मूर्त, जिसमें हम क्या करते हैं, रियल मटेरियल बेस्ड एग्जाम्पल देते हैं। रियल मटेरियल आता है इसमें, रियल मटेरियल बेस्ड एग्जाम्पल होते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल अमूर्त, जिसमें रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल देते हैं। इसमें कोई ऐसे चीज़ नहीं होती, कोई ऐसे मटेरियल नहीं होता जिसके थ्रू हम उसे समझा रहे हैं। ये हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, पर वो रियल लाइफ बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। अब ये स्किल क्या होती है? क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब होता है कक्ष प्रबंधन कौशल। मतलब हम अपने क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए, क्लासरूम की शेप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल एक तरीके से या तो बिल्कुल ब्रॉड है या फिर बिल्कुल लेंथ है बस उसकी। इस तरीके से स्क्वायर शेप या प्रॉपर जगह होनी चाहिए क्लासरूम में। बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट सही से किया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो मतलब जैसे वीक स्टूडेंट्स को अपने आगे, शैतान बच्चों को आगे बैठाने की कोशिश करें। ये नहीं होता कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि वीक स्टूडेंट ही आगे बैठे, रोटेट करते रहना चाहिए। बच्चे की जो जगह होती है उसे रोटेट करते रहना चाहिए, ठीक है। और डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में। ये सारी बातें हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट में आती है, जिसमें हम क्लासरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे जो लंबे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें आगे बिठा देंगे तो पीछे जो जिनकी हाइट कम है वो नहीं देख पाएंगे, ब्लैक बोर्ड से वो कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें रोटेट करते हुए जाना है। जो लंबे बच्चे हैं, अगर हम पीछे उन्हें बिठाते रहेंगे तो उनके पेरेंट्स हमसे शिकायत कर सकते हैं कि मैम आप इन्हें पीछे ही बिठाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको साइड कॉर्नर में जगह देंगे, और एक कॉर्नर में किसी की फिक्स जगह नहीं होगी, हम उसे रोटेट करते रहेंगे क्लास में। तो ये हमारा सारा कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स क्या होती है? ब्लैक बोर्ड एक तरीके से लेखन कौशल कहते हैं इसे। ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल में क्या होता है? श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसमें क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल जो हमारे जो लेख होता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चों को अंडरस्टूड होना चाहिए, और हमें इस तरीके से लिखना चाहिए जो मतलब लिखने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड होती हैं, क्लियर होना चाहिए, बच्चों को विज़न क्लियर होना चाहिए। इस तरीके का सारा कुछ हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स में आता है। तो ये हमारी 7 स्किल्स थी, NCERT बेस्ड है, और कोर स्किल्स हैं ये हमारी माइक्रो टीचिंग की। अगर आपको समझ में आई हो या कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन मतलब समझ ना आया हो, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।